गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। आज हम हिंदी विषय का अध्यापन कर रहे हैं, जिसमें हमारे लेसन का नाम है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, जिसके लेखक हैं सुनील शास्त्री। तो देखिए छात्रों, सुनील शास्त्री कौन है वह सबसे पहले आप जानेंगे। सुनील शास्त्री के बारे में थोड़ा सा परिचय हम जानेंगे। जन्म 1950। परिचय: सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कौन है? पुत्र है। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। प्रमुख कृतियाँ: लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। इसमें क्या देखना है हमें? प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई और दुष्कारकता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। तो छात्रों, जिस दिन महात्मा गांधी जी की जयंती, अभी ये अक्टूबर मंथ ही शुरू है, राइट, और महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को आती है। उसी दिन शायद लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है। हम दोनों को पूछते हैं, दोनों के महान ऐसे कार्य हमारे देश के लिए किए गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे एक अद्भुत व्यक्ति थे। जैसे महात्मा गांधी जी को मानते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप लाल बहादुर शास्त्री जी को भी मान सकते हैं। और वह हमारे भारत के द्वितीय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और उनके जो बेटे हैं सुनील शास्त्री, उन्होंने अपने पिता के बारे में हमें यहाँ उनके जीवन की जो सादगी थी, सच्चाई थी, सत्यता थी, वह सारी बातें यहाँ पे बताई है, और ईमानदारी तक। तो आइए हम लेसन शुरू कर रहे हैं। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा, कोई कमी नहीं देखी। बाबूजी जब तक थे तब तक हमारे जीवन में कोई भी कमी न थी। उनके रहने के बाद जो कुछ मुझ पर भी था वो एक दूसरी तरह का अभाव था। जब वे थे किसी बात की कमी नहीं थी, जब वे नहीं थे तब मुझे महसूस हुआ कि मैंने क्या खोया है। यह हमें सुनील शास्त्री जी बता रहे हैं। मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी, लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते जब मैं जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। डायरेक्ट वह प्रधानमंत्री नहीं हुए, सबसे पहले वह उत्तर प्रदेश के क्या बने? पुलिस मंत्री। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता। उत्तर प्रदेश के क्या थे? वे गृह मंत्री थे। इसलिए आप अंडरलाइन कर लीजिए कि गृह मंत्री को ही क्या कहा जाता है? पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट, जो उस समय की काफ़ी नामी और प्रसिद्ध गाड़ी थी, इम्पाला शेवरलेट। उसे देख बड़ा जी करता कि मौका मिले मैं उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की, उड़ान भरते, एक दिन मौका मिल गया। मतलब वो इम्पाला शेवरलेट को देखते थे तो मन होता था कि एक तो दिन में इसे चलाऊंगा, और एक दिन ऐसा मौका उन्हें मिल भी गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, उनका नाम क्या था? सहाय साहब, जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। अब ये उम्र में ये भी बड़े थे, एक मैच्योर लड़के थे, और इन्होंने जो सहाय साहब है, जो लाल बहादुर शास्त्री के कौन थे? सचिव थे, उनसे कहा सहाय साहब ड्राइवर को कहिए कि इम्पाला लेकर कहाँ आ जाए? रेजिडेंस की तरफ आ जाए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई।
अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चला। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं। अब गाड़ी तो ले ली, खुद ही ड्राइविंग की। अनिल भैया को साथ में ले गए और ड्राइवर को आराम करने के लिए कह दिया। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी और बोला तुम आराम करो, हम लोग वापस आते हैं। अभी गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगती है। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। थोड़ी देर के लिए गए थे, लेकिन हुआ क्या है कि बातचीत में समय का तकाजा लगाना या अंदाज लगाना भूल गए और काफ़ी देर हो गई। और याद क्या आया कि गाड़ी तो बाहर है और बाबूजी घर पर आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी। संतरी यानी जो पहरेदार था, हिदायत यानी मार्गदर्शन, उसको बोला गया, क्या बोला, दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर संतरी को हिदायत दी गई, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो, वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। बाबूजी का डर, बहुत डरते थे सुनील शास्त्री जी अपने बाबूजी से, और उन्हें बिना पूछे ये गाड़ी ले गए थे, इसलिए अब इनकी खैर नहीं थी ऐसा उन्हें लग रहा था। और इसीलिए उन्होंने जो वहाँ पे पहरेदार था उसे कह दिया बिना आवाज़ किए गेट खोलो और हमें गाड़ी अंदर ले जाने दो। उसने फिर बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे, अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसे कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से मैं अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिल गए, मतलब चुपके से, दबे पैर चुपके से पीछे के दरवाजे से वे अंदर आए। पूछा बाबूजी कहाँ आ गए, कुछ पूछा तो नहीं, बोली हाँ आ गए, पूछा था मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। भी हिदायत दी सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। और सुनील ने क्या कहा कि सुबह, सुनील शास्त्री जी जो थे उन्होंने कहा कि सुबह मेरे कमरे में किसी को मत भेजिए, रात देर हो गई है, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया बताने पर भी कि सुबह जल्दी मत उठिए, नींद टूटी। मैंने बड़े तेज आवाज़ से कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। दस्तक यानी हल्की सी दरवाजे पर खटखटाने की क्रिया फिर पड़ी। फिर झुंझलाता हुआ जोर से बिगड़ के मुड़ के दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ। झुंझलाना बहुत खींचना, बहुत गुस्से में, बड़बड़ाना बकबक करते हुए आगे वह बढ़ गए। दरवाज़ा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा और फिर माफ़ी मांगी। बेध्यानी में कह गया हूँ। वे बोले कोई बात नहीं, आओ हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। बात को संभाल लिया, बाबूजी से कह दिया कि गलती से मैंने इतना ज़ोर से कहा, चिल्लाया, मुझे माफ़ कीजिए। और बाबूजी ने भी उन्हें तुरंत माफ़ कहकर चाय के लिए बुला लिया। हमने कहा ठीक है, बहुत जल्दी हाथ मुँह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुँचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। कुछ देर चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो और कहते हो रात बड़ी देर से आए हो, कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी एक जगह खाने पर चले गए थे। अम्मा ने मुझे बताया कि तुम देर से आए, लेकिन तुम तो जल्दी आए थे। जवाब दिया, हाँ बाबूजी। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? कहना पड़ा हम इम्पाला शेवरलेट
लेकर गए थे। मतलब जो फिएट नामक जो गाड़ी थी वो उनके लिए थी, लेकिन वो लेकर नहीं गए थे। और फिर बाबूजी ने पूछा कि तुम आए तो गए कैसे, क्योंकि तुम्हारी जो फिएट गाड़ी वो तो गेट पे खड़ी थी। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न करने के बराबर थे। बोले, ओ हो, आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। फिर वह खुद इम्पाला का प्रयोग न करने के बराबर थे। वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही वह निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ आँख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। मतलब बाबूजी को उन्होंने बताया है क्या कि हम इम्पाला गाड़ी लेकर गए थे। फिर भी बाबूजी ने नहीं डांटा है, सिर्फ इतना ही कहा कि ओहो, आपको बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। यह इतना ही कहा। इस कहने पर उन्होंने क्या समझ लिया कि अब हमें परमिशन मिल गई है गाड़ी चलाने की, और आंखों से इशारा किया उसने अनिल को, और उसका हम आए दिन हम प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लोग लॉग बुक भरते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला 14 किलोमीटर। कितनी गाड़ी चलाई है? 14 किलोमीटर। ये उन्होंने पूछ लिया। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। देखिए, एक प्रधानमंत्री थे वो खुद। 14 किलोमीटर क्या, आजकल तो इतना करप्शन है कि सरकारी गाड़ियां आधे से ज़्यादा अपने निजी काम के लिए ही घूमती है, लेकिन दिखाया यह जाता है कि सरकारी कामों के लिए घूमी है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री कितने ईमानदार थे, इस शब्द से आपको दिख रहा है। तभी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करें। क्या कि 14 किलोमीटर निजी खर्च के लिए गाड़ी चली है, उसका खर्च हम भर देंगे, उसके लिए प्रति किलोमीटर 60 पैसे भर देना। इतना जो उनका कहना था कि हम अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुँचने के बाद काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे कि हमने क्या कर दिया। बाबूजी ने डांटा नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उनको उसका महत्व बताया कि आपको इम्पाला गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए, और अगर चलाई है तो उससे कितना हर्जाना भरना पड़ सकता है। और ना वो खुद कभी करप्शन करते थे। इसी कारण उन्होंने सच्चाई बच्चों के सामने रखी और बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। आपसे यह बात शयान के तहत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद उसका क्या दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है। और बाद में सुनील शास्त्री जी जब सरकारी नौकरी पे लगे, उनकी क्या हिम्मत हो सकती थी कि उसका दुरुपयोग करें। यह वो बता रहे हैं। आप ही सोचे, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। देखिए, मतलब उनको वो एक अपने पिता के साथ जो उनका वक्त बीता था, वो सारी बातें उन्हें आज भी याद आती है कि उन्होंने कभी भी निजी खर्च के लिए, निजी बातों के लिए सरकारी खर्चे से उसका इस्तेमाल नहीं किया। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना पावर हो। और आजकल हम देखते हैं छात्रों, क्या होता है, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे पुलिस है, वो अपने निजी खर्चे के लिए जो उन्हें जो गाड़ी मिलती है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसका डीजल पेट्रोल जो भी है उसका खर्चा या भुगतान सरकारी खर्चे में लगा देते हैं। और यह एक तरह का करप्शन है। यहाँ पे सुनील शास्त्री ने अपने बच्चों के बारे में बताया। बच्चे छोटे और सुनील शास्त्री जी से पूछते हैं कि कितने सारे बच्चे
अपने सरकारी गाड़ियों में आते हैं, आप हमें क्यों नहीं भेजते, आप हमें साइकिल या किसी और गाड़ी से क्यों भेजते हैं। छोटे बच्चों को समझाना क्या है सुनील शास्त्री जी के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वह समझाने की कोशिश करते हैं और कभी कभार उनका मन रखने के लिए एक आध बार सरकारी गाड़ी से उन्हें स्कूल छोड़ देते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं समझा सकता। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ, आपके साथ यह सब जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ, शायद उन्होंने वो सरकारी नौकरी छोड़ दी है और वो एक लेखक बन गए हैं। न्यू कौन पुनः संजोना संवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। याद आते हैं बचपन के वे हंसी दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे, मैं कैसा गर्व अनुभव करता हूँ। एक होड़ थी, होड़ होना लागडाट, एक होड़ थी उनके अंदर, एक इच्छा, होड़ यानी इच्छा भी कह सकते हैं हम। और फिर जो हम भाइयों में लगी रहती, किसे कितना काम दिया जाता है, उम्मीद, होड़ यानी उम्मीद भी कह सकते हैं हम। उसे कितनी सफाई से कौन करता है, जितने भाई थे उनको काम दिया जाता था और अच्छी सफाईदार काम कौन करता है, यह एक दूसरे में उनकी क्या कहेंगे कंपटीशन लगती थी। और फिर एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो, कमरा भी ठीक कर देना। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं। मैं बोला वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा है, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए। मैंने अम्मा को वो कुर्ते दे दिए, वो कितने फटे हुए हैं। फिर उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूँगा ना। मैं देखता रह गया, क्या कर रहे हैं बाबूजी। एक प्रधानमंत्री फटे कपड़े तक पहनते थे, ऊपर से दिखावा चाहिए लोगों को, अंदर आपने कैसे ड्रेस पहने उसे कोई नहीं देखता। और अपने खुद के जो क्या कहेंगे पैसे भी बचा सकते, निजी खर्चे को कम करना, यह एक दिखाई दे रहा है सरलता, सुलभता, किसी तरह की अकड़ नहीं, यह सब लाल बहादुर शास्त्री जी के अंदर गुण भरे हुए थे। और फिर उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है। मैंने जवाब दिया अक्टूबर का महीना, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ऊपर से कोट पहन लूँगा। मैं देखता रह गया, क्या कह रहे हैं बाबूजी। वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े बड़ी मेहनत से बनाए हैं, बीनने वालों ने इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया, क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं, मैंने देखा था। एक बार उन्होंने अम्मा को फटा कुर्ता हुआ देते हुए कहा, इसके रुमाल बना दो। मतलब जब तक कुर्ता पहनने लायक है तब तक पहनते थे, बाद में उसका कुछ ना कुछ, जैसे रुमाल बनाया है वैसा कुछ ना कुछ बना लेते थे। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात मन में घेर नहीं करती, पर बात कहने के साथ साथ उन्होंने अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था जो अपने में सामने वाले को बांध लेता। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। मतलब कैसे कि आपको सामने वाले को मैसेज देना है, किसी बात का महत्व बताना है, तो पहले खुद करना होगा। जब आप वो बात खुद करोगे, खुद अपने जीवन में उस बात को लाओगे या अपने आचरण में, अपनी कृति में उस बात को लाओगे, तो क्या होगा, आपकी बात आपको बिना किसी से रिक्वेस्ट किए, बिना किसी से प्रार्थना किए, आपकी बात वहाँ पे मानी जा सकती है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ भी हुआ है। और जो लेखक है सुनील शास्त्री जी, वो कह रहे हैं कि बाबूजी ने मतलब बिना कुछ कहे
शायद वो मुझसे कहते कि खादी से प्यार करो बेटा, खादी कपड़े पहनने चाहिए, तो मैं नहीं मानता, या फिर मानता भी लेकिन इतना गहरा प्रभाव मन पे नहीं पड़ता। लेकिन उनके इस बातों, इन जो भी बताया, रुमाल बनाना, फटे हुए कपड़े भी पहनना, उसका सही इस्तेमाल करना, इन सभी बातों से उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, वह आकर्षित हुए। और अम्मा बताती है, हमारी मतलब अम्मा का भी एक उदाहरण है, जब उनकी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। चढ़ावा यानी क्या? वधू को दिए जाने वाले गहने, जो ससुराल वाले मैके जो दुल्हन होती है उसको देते हैं, वो चढ़ावे पे आए गहने। लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुँह दिखाई में भी गहने मिले। ठीक है, 2 तरह के गहने मिले, मुँह दिखाई वाले भी और चढ़ावे वाले भी। सभी रिश्ते नाते कुछ न कुछ दिया, रिश्तेदारों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। बाबूजी के जो चाचा थे उन्हें कोई घाटा लगा था, किसी तरह से बाकी रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं सोची, न ही इसके बारे में कभी पूछताछ की। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्यों की मजबूरियों को समझते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, हमने क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने की तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई। हिचकिचाहट महसूस होना, किसी काम को न करने में मन, दूँ या नहीं दूँ, ऐसा मन को लगा। ऐसी अम्मा बता रही है सुनील जी को। लेकिन सोचा कि उनकी प्रसन्नता तो हमारी खुशी में है, हमने गहने दे दिए। वो एक दूसरे की खुशी में अपनी प्रसन्नता ढूंढते थे, इसलिए अम्मा ने गहने दे दिए। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा रोक न सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी, लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? हम मुस्कुराई और कहा, अम्मा भी देखिए कैसी थी, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनना छोड़ दिए हैं, इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यह बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के सारे गहने तक उतार लिए। देखिए छात्रों, स्त्री का जो गहना होता है शादी के बाद हुआ, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे मंगलसूत्र है, सोने के जो भी गहने, जो बिंदिया है, कान के झुमके, जो भी है, नथनी है। लेकिन अगर स्त्री से वह दूर हो जाए तो स्त्री का मन कतई ही नहीं लगता। स्त्री के गहने जो उसकी शादी में चढ़ाए जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश स्त्री को वो गहने देने पड़ते हैं, या उसका इस्तेमाल कर रुपए वो पा सकती है, या उसके घर परिवार वाले। लेकिन यह समय बहुत कठिनाई भरा होता है, और अगर स्त्री के अंग पर गहने नहीं है तो भी लोग पूछते रहते हैं। आप भी देखते होंगे ऐसे रेगुलर नॉर्मली अब गहने जैसे चोरी डकैती हो रही है तो इतने पहले नहीं जाते, लेकिन शादी का माहौल आता है, कोई दिवाली आती है, उस दिन देखिए आपकी खुद की मम्मी या मौसी, दादी, नानी जो भी है, वो कितने अच्छे से सज धज के पूरे गहने अपने ऊपर पहन लेते हैं। या लक्ष्मी पूजा के दिन सारे गहने लक्ष्मी जी के उस मंदिर में रखकर पूजा उनकी की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि आज भी गहनों का महत्व हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है। हम बोली पर जो असल गहना है वह तो आप है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े आएंगे, सुख दुख तो सदा लगा सा रहता है। लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी से। देखिए उनकी माता भी कितनी समझदार थी और लाल बहादुर शास्त्री को अपनी पत्नी के प्रति कितना प्यार था। वे कितने समझदार थे, साथी भरे थे, सरलता, ईमानदारी, यह सारे बहुत सारे ढेर सारे गुण उनके अंदर भरे हुए थे। और सुनील शास्त्री जी ने भी, वह उनके बेटे थे तो उनका नाम रोशन किया है, उनके गुणों को अपना लिया है। और छात्रों, इस तरह आज हमने
यह ईमानदारी की प्रतिमूर्ति कौन? तो लाल बहादुर शास्त्री जी। इनके बारे में ये लेसन काफ़ी अच्छे से सीख लिया है। इसमें आपको मुहावरे भी मैंने दिए हैं और इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग भी आपको करना है। अगर आपको इन सभी शब्दार्थों को भी लिखना है और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आपको एक ऐसे राइटिंग एज अ एक्सरसाइज में आपको दे रही हूँ। वैसे तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो में आपको ऐसे राइटिंग कैसे लिखते हैं, जो परोपकार और जो भी कुछ है, परोपकार था जीवन में मेरा लक्ष्य, यह एक ऐसे राइटिंग मैंने आपको दी हुई है। और अब मैं तीसरा ऐसे दे रही हूँ, मेरा प्रिय नेता या मेरा आदर्श नेता। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं और उसी के साथ किसी की आत्मकथा पे भी आप लिख सकते हो। जैसे आत्मकथात्मक निबंध समझ लो कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति आपसे बात कर रही है, तो दोनों में से आप कोई भी एक अच्छा सा लेसन उनके जीवन पर लिख सकते हो ऐसे राइटिंग में। बाकी आपको अगर इस लेसन में कोई भी दिक्कत है तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हो। धन्यवाद। और ऐसे आपको मैम को फीडबैक के लिए भेजना है एज अ होमवर्क। थैंक यू।